अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसा कि हमने पिछली जो वीडियोस में चैप्टर नंबर 1 जो सिंगल एंट्री पढ़ा था उसके MCQs किए थे, आज हमने जो है वो शुरू करने हैं डेप्रिसिएशन जो चैप्टर नंबर 5 था उसके MCQs। ठीक है, तो इसमें फोकस करिएगा। डेप्रिसिएशन इज़ एन, डेप्रिसिएशन क्या है? एक्सपेंस, लाइबिलिटी, रेवेन्यू एंड कैपिटल। तो एक्सपेंस है हमारे पास, क्योंकि मैंने आपको जब लास्ट टाइम पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था कि डेप्रिसिएशन हमारे पास एक खर्चा होता है। ठीक है, ना तो वो लाइबिलिटी है, ना तो उधार है, ना उससे हम कमाई करते हैं, ना ही वो हमारी रेवेन्यू मतलब इनकम कमाई होती है, वो भी नहीं है, और कैपिटल यानी सरमाया वो भी नहीं है। तो उसका सही आंसर क्या होगा? एक्सपेंस। द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ एन एसेट। ग्रेजुअल का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता कमी होना। एफिशिएंसी मतलब काम करने की जो काबिलियत होती है वो ऑफ एन एसेट, किसी एसेट की, इज़ कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो ये एक डेफिनेशन भी हो जाएगी डेप्रिसिएशन की कि ग्रेजुअल आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एसेट के काम करने की एफिशिएंसी कम होना डेप्रिसिएशन कहलाता है। उसके बाद द परमानेंट एंड कंटिन्यूस डिमिनिशिंग द क्वांटिटी ऑफ और वैल्यू ऑफ एन एसेट इज़ कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ठीक है, कि क्वांटिटी या एसेट की वैल्यू में जो है कमी आना वो क्या कहलाएगी? डेप्रिसिएशन कहलाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डेप्रिसिएशन मीन्स एग्जॉशन ऑफ इफेक्टिव लाइफ ऑफ एन एसेट, डिमिनिशिंग इन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन एसेट, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ अ फिक्स एसेट ड्यू टू द यूज़ इन बिजनेस। तो ये तीनों ही चीज़ें जो हैं वो इसमें शामिल है कि एग्जॉशन मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इफेक्टिवनेस कम हो जाती है या डिमिनिशिंग हो जाती है, उसकी असल वैल्यू में कमी आ जाती है, रिडक्शन हो जाती है फिक्स एसेट में बिजनेस की उसको यूज़ करते हुए। तो ये तीनों ही इसके आंसर है, तो ऑल ऑफ अबव इसका आंसर सही है। उसके बाद है इंटरनल कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। इंटरनल कॉज का मतलब कि इंटरनली जो चीज़ को इस्तेमाल करके उसमें कमी वाक़या होती है, इसमें कौन सी है? जैसे मैंने स्टार्टिंग पे आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में इंटरनल डेप्रिसिएशन एंड एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन के बारे में बताया था, तो ये भी वही पूछा गया। तो इसमें वेयर एंड टियर और डेप्लेशन ये दोनों इंटरनल डेप्रिसिएशन में आते थे, इंटरनल कॉजेज़ में आते थे। तो इसमें A एंड B जो आंसर है वो ठीक होगा। उसके बाद है डेप्रिसिएशन इन विच अकर ड्यू टू द सर्टन इनहेरेंट नॉर्मल कॉजेज़ इज़ नोन एज। अब नॉर्मल कॉजेज़ जो हैं वो इंटरनल जो है वो कौन कौन से होते हैं? इंटरनल डेप्रिसिएशन, एक्सटर्नल, सीजनल, ऑल ऑफ दीज। तो नॉर्मली जो है वो डेप्रिसिएशन की सारी कॉजेज़ हैं, इसमें इंटरनल भी आती है, सीजनल भी आती है, एक्सटर्नल भी आती है। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर ठीक होगा। उसके बाद है द फिज़िकल डिटोरिएशन इन एसेट ड्यू टू यूज़ इन बिजनेस। फिज़िकली जब चीज़ का जो चीज़ ख़राब होती है तो उसकी डेप्रिसिएशन होने क्या है कि वो क्या कहलाएगी? वेयर एंड टेयर कहलाएगी, डेप्लेशन कहलाएगी, एब्सॉर्प्शन कहलाएगी या एक्सटेंड कहलाएगी। तो फिज़िकली जब चीज़ ख़राब होती है यूज़ करने से तो वो वेयर एंड टेयर है। वेयर एंड टेयर का मतलब होता है टूट फूट हो जानी। तो किसी चीज़ की टूट फूट कब होती है? जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं ना कहीं से वो ख़राब हो जाती है। तो उसका सही आंसर क्या होगा? C। उसके बाद है डिक्लाइन इन द वैल्यू प्रपोर्शनेट टू द क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल माइन कैरी ETC। तो जब क्वांटम का मतलब मिकदार ख़त्म होते हैं, जैसे हम लोग कोई चीज़ ऐसा इस्तेमाल करते हैं चीज़ का कि उस चीज़ की मिकदार ही कम हो जाती है, जैसे माइन और क्योरी वगैरह है। तो इसमें मोटराइजेशन बताया गया, डेप्लेशन है या वेयर एंड टेयर। तो उसका सही आंसर क्या होगा? डेप्लेशन। ठीक है, ये जब हमने डेप्रिसिएशन की टाइप्स पढ़ी थी उसमें जो है वो डेप्लेशन हमारे पास एक आई थी डेप्रिसिएशन, जिसमें हमने कहा था कि क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन यानी चीज़ की मिकदार ही ख़त्म हो जाती है इस्तेमाल करके। एक्सटर्नल कॉजेज़ डेप्रिसिएशन, एक्सटर्नल कॉजेज़ एब्सॉर्प्शंस, एफ्लक्स ऑफ टाइम, एक्सीडेंट। तो ये तीनों जो हैं वो आएंगे, तो ऑल ऑफ दीज का आंसर सही होगा। नेक्स्ट हमारे पास है ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन द मार्केट प्राइजेज द वैल्यू ऑफ एन एसेट। फ्लक्चुएशन का मतलब होता है कि लचक आनी, तब्दीली आ जानी। इन द मार्केट प्राइजेस, मार्केट यानी कि किसी भी एसेट की जो मार्केट प्राइजेस की वैल्यू होती है वो जब फ्लक्चुएशन होती है, कोई लचक आती है, तो उस दौरान क्या होता है? वो इंक्रीज़ होती है, वो फॉल होती है, वो जो है वो A या B इंक्रीज़ या फॉल यानी कि दोनों होती हैं, मे नॉट चेंज या उनमें चेंज नहीं होता। तो इसमें
दोनों आ सकते हैं, यानी कि वो इंक्रीज़ भी हो सकती है या डिक्रीज़ भी हो सकती है। तो इसमें फिर बी एंड ए, यानी ए एंड बी दोनों ही आएंगे, ठीक है। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि मार्केट में आपने देखा होगा कि कभी किसी एसेट की वैल्यू चेंज हो जाती है, प्राइसेस में जब तब्दीली आती है, यानी कि मिसाल के तौर पे अगर जो है वो कोई भी एसेट है, मशीनरी की बात करते हैं, अगर उसकी जो है वो प्राइस ज़्यादा हो गई है, महंगी हो गई है वो चीज़, तो आपने जिस तरह से इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा कि जब भी किसी चीज़ की प्राइस में तब्दीली आती है, फ्लक्चुएशन होती है, तो उस चीज़ की जो है वैल्यू कम या ज़्यादा होती है। तो अगर प्राइस कम होगी तो क्या होगा, एसेट वैल्यू जो है वो ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो इसमें ये दोनों आएंगे। उसके बाद है विच वन ऑफ फॉलोइंग एसेट इज़ एप्रिसिएशन इन वैल्यू, लैंड, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी। जब मैंने आपको स्टार्टिंग लेक्चर दिया था तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी एसेट्स हैं वो इस्तेमाल करने से उनमें कमी आती है, लेकिन वहाँ लैंड एक ऐसा एसेट है जो जितना इस्तेमाल होगा वो उतना ही एप्रिशिएट होगा, मतलब कि उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। एप्रिशिएट का मतलब क्या होगा, ज़्यादा होना। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि सिर्फ लैंड के अलावा बाकी सारे जितने भी एसेट हैं वो इस्तेमाल होने से उनमें वो डेप्रिशिएट होते हैं, लेकिन वहाँ एक लैंड है जो कि अप्रिशिएट होती है। क्योंकि लेट सपोज कि एक बंजर ज़मीन है, वहाँ पे कोई नहीं रहता, तो उसकी इतनी ख़ास वैल्यू नहीं होगी। लेकिन वहाँ पे अगर हॉस्पिटल बन जाएँ, स्कूल बन जाएँ, कॉलेजेस बन जाएँ, वो चीज़ वहाँ पे हम कह सकते हैं कि दुकानें वगैरह बन जाएँ, तो वही चीज़ की वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद है द मेथड विच वन डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट इज़ इक्वल इन ईच ईयर। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है कि मेथड जो है वो डेप्रिसिएशन होती है उसकी हर साल एक जैसी, यानी कि हमने दो मेथड पढ़े थे, एक रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था और एक फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड था। तो अब इन्होंने यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सा मेथड जो है वो सही है, किसके हिसाब से कि हर साल उनकी इक्वल डेप्रिसिएशन होती है। तो आपने से पढ़ा है कि फ़िक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में हम एक जैसी डेप्रिसिएशन लेकर आते हैं, डिमिनिशिंग में जो है वो बार बार वैल्यू की कमी होती है, ठीक है, यानी एसेट की जो है वो कमी हो जाती है उसकी वैल्यू में। लेकिन फ़िक्स इंस्टॉलमेंट में जो डेप्रिसिएशन है वो फिक्स रहती है, ठीक है। ये जब हमने क्वेश्चन पढ़े थे तब मैंने आपको इन दोनों के बारे में बताया था। उसके बाद है द फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड एनुअल डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन कैन बी असर्टेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फार्मूला। अब किस फार्मूले से जो है वो हम लोग मालूम करते हैं फिक्स इंस्टॉलमेंट का, कॉस्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय एस्टिमेट लाइफ, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन या कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ओवर एस्टिमेटेड लाइफ। इसमें सही फार्मूला हमारे पास कौन सा है, कॉस्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। उसके बाद स्क्रैप वैल्यू इज़ नोन एज, स्क्रैप वैल्यू का एक दूसरा नाम भी हो सकता है, कौन सा, रेजिडुअल वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू, ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो इसमें जो है वो मैंने आपको बताया था कि इसको ब्रेकअप वैल्यू भी कह सकते हैं या रेजिडुअल वैल्यू भी कह सकते हैं, तो दोनों इसके आ सकते हैं। तो ए एंड बी जो इसका आंसर ठीक होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है द फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन ओरिजिनल बुक वैल्यू, मार्केट प्राइस, ए एंड बी। तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में हमारे पास ओरिजिनल बुक जो ओरिजिनल कॉस्ट जो है वो यूज़ होती है। ओरिजिनल कॉस्ट से मुराद ये कि जितने का हमने एसेट ख़रीदा है, लेट्स सपोज कि हमने 1 लाख रुपए का एसेट ख़रीदा है, तो 1 लाख के ऊपर ही हर साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी। बुक वैल्यू से मुराद क्या होता है कि 1 लाख का हमने एसेट ख़रीदा, अगले साल उसमें 10,000 डेप्रिसिएशन आई, तो उसको माइनस किया तो 90,000 आ गया, तो वो 90,000 हमारे पास बुक वैल्यू होगी। बुक वैल्यू का मतलब कि किताब में जितनी वैल्यू लिखी गई है एसेट की वो कहलाएगी। तो ओरिजिनल वैल्यू जो है वो कौन सी होगी, जो परचेज़ की होती है। इसलिए जो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है वो ओरिजिनल कॉस्ट के मुताबिक ही मालूम किया जाता है। उसके बाद है ओरिजिनल कॉस्ट एसेट 45,000, स्क्रैप वैल्यू 3,000, यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट 7 ईयर, देन द एनुअल वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी। अब तो हम इसको, ये हमारे पास जो है वो न्यूमेरिकल है, तो इसको हम सॉल्व करके इसका आंसर मालूम करते हैं। ये तो क्लास हम कैलकुलेटर से मालूम करते हैं। वैल्यूज कॉस्ट ऑफ एसेट है 45,000, तो क्या करेंगे 45,000 लिखा प्लस स्क्रैप वैल्यू कितनी दी हुई है, ये हमने माइनस करनी है जी। तो क्लास यहाँ पे हमने जो
फार्मूला पढ़ा था वो इसका आंसर ये वाला, क्योंकि स्क्वायर वैल्यू माइनस होती है, ठीक है, ये प्लस नहीं होती, ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला इसका आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर वैल्यू बेसिकली माइनस की जाती है। ठीक हो गया, तो इसको अब क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे स्क्वायर वैल्यू 3000 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ हमारे पास है 6000, तो यहाँ पे 6000 आंसर आ गया, तो ये आंसर हमारा ठीक होगा। उसके बाद है अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिक्रीज एवरी ईयर, कांस्टेंट एवरी ईयर, इंक्रीज एवरी ईयर, ए एंड बी। तो हर साल जब हम स्ट्रेट लाइन से वैल्यू मालूम करते हैं, ठीक है, तो वो एक जैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है, मतलब कि हमें हर साल 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की, तो ओरिजिनल कॉस्ट, यानी कि हमने यहाँ पे एग्जांपल दी थी ओरिजिनल कॉस्ट के मुताबिक, अगर 1 लाख रुपए की बुक की वैल्यू है तो हमने 1 लाख के ऊपर, सॉरी एसेट की वैल्यू है तो हमने 1 लाख पे ही जो हर साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, इस वजह से वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है द जनरल एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी, जनरल एंट्री क्या होगी डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट कैश क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट बैंक क्रेडिट, एसेट डेबिट एंड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो आपको मैंने बताया था कि डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस होता है, तो जब डेप्रिसिएशन हमारे पास होगी तो एसेट की वैल्यू कम होगी। ठीक हो गया, तो हमारे पास जो ए वाला आंसर है वो ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट बच्चों जो ये वाली हमारे पास ये जो जितने भी MCQs हैं एंट्री वाइज, ये वाले हमने नहीं करने, तो मैं इसको स्किप करवा रही हूँ। हम नेक्स्ट MCQs देखते हैं। जो तो क्लास हमारे पास जो है वो MCQs हैं, इस पर फोकस करिएगा। इफ़ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट 1,05,000, अब यहाँ पे भी हमने सॉल्व करना है इसको, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू दी हुई है इन्होंने 5,000, यूज़फुल लाइफ दे दी हुई है 5 ईयर्स, देन परसेंटेज डेप्रिसिएशन की जो हमने वो मालूम करनी है, ठीक है। तो ओरिजिनल कॉस्ट में बहुत आसानी से हम इसको मालूम कर लेंगे, 1,05,000 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाय 520। अब हमारे पास ये जो आ गया है 20, इसकी जो है वो हम परसेंटेज निकाल लेंगे। ये तो क्लास इसका 20,000 जो है वो आंसर आ रहा था, तो उसकी परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास परसेंटेज के मुताबिक, अब यहाँ पे 20,000 है तो क्या, तो 200, तो 200 के मुताबिक हम देखें तो 20% ही हमारे पास जो है वो इसका आंसर बन रहा है, ठीक है, क्योंकि ना ही 10 आया, ना 15 आया, ना 25 आया, तो 20% इसका आंसर बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने वैल्यू को सही नहीं ली, इसकी वजह से हमारे पास 0 जो है वो ज़्यादा आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड इज़ नोन एज, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के और भी बहुत से नाम हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, बी एंड सी। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड तो वो डिमिनिशिंग वाला था ना, जिसमें वैल्यू माइनस करके करते रहे हैं, ठीक है। ओरिजिनल और स्ट्रेट लाइन ये दोनों आंसर इसके ठीक है, इसलिए बी एंड सी इसका आंसर ठीक है। विच वन इज़ द मेरिट ऑफ फिक्स्ड एसेट मेथड। अब इनमें उन्होंने पूछा है कि 3-4 स्टेटमेंट्स बताई हैं, उन्होंने कहा है कि कौन सी जो है वो स्ट्रेट लाइन फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के मुताबिक सही है। सिंप्लिसिटी और एसेट कैन बी रिटर्न ऑफ टू 0, यूजफुल फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन लीज होल्ड प्रॉपर्टी, पेटेंट्स एंड लाइक एंड अदर लाइक एसेट आर ऑफ अबव। अब इसका मतलब क्या है कि जो एसेट है फिक्स इंस्टॉलमेंट के मुताबिक जो है वो सादा है, यानी एसेट जो है वो इतना हम लोग राइट ऑफ करते हैं 0 तक हो जाता है। यहाँ इसमें बताया क्या है प्रोवाइडिंग, यानी कि इसमें जो है वो लीज होल्ड प्रॉपर्टी, पेटेंट या एसेट की हर चीज़ जो है वो इसमें प्रोवाइड हो सकती है। तो डेप्रिसिएशन आपको पता है कि लीज होल्ड प्रॉपर्टी का मतलब वो प्रॉपर्टी जो हमने ठेके पे दी होती है, ठीक है। पेटेंट्स को हमारे जो हैं वो इंटेंजिबल एसेट होते हैं या कोई भी एसेट होता है, तो इसमें जो है वो उन्होंने कहा है कि उनके लिए भी जो है वो ये मेथड कारआमद है। तो हम कह सकते हैं जी हाँ, ये सारे मेरिट, ये सारी जो बात है वो बिल्कुल ठीक बताई गई है, तो इसके मुताबिक इसका आंसर ऑल ऑफ अबव बनेगा, डी वाला। उसके बाद है विच वन इज़ मेरिट ऑफ इंस्टॉलमेंट। अब यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि यहाँ पे तो इसके फ़ायदे की बात हो रही थी, इसके कि इनमें से कौन सी चीज़ बिल्कुल बेहतर है, तो ये सारा कुछ ही इसके लिए बेहतर है। अब डिमेरिट का मतलब होता है कि इसका नुकसान क्या है,
नो प्रोविजन इज़ मेड फॉर इंटरेस्ट अमाउंट इन्वेस्ट ऑफ द परचेज एसेट, यानी कि इसका मतलब क्या है कि कोई प्रोविजन हम इसके लिए, प्रोविजन का मतलब होता है जो हम सेपरेटली पैसा संभाल के रखते हैं किसी भी एसेट को परचेज करने के दौरान, ठीक है। यानी जैसे आपने पढ़ा होगा प्रोविजन फॉर 10% डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर 15% डेप्रिसिएशन, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए हम लोग मेड नहीं कर सकते, डेप्रिसिएशन इसके ऊपर हाई कैलकुलेट होता है। डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट डिक्रीज बट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स द सेम, या ए एंड सी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो इसका पहला डिमेरिट है, पहला नुकसान है, वो होगा इसमें ये भी चीज़ शामिल होगी और ये भी चीज़ शामिल होगी। डेप्रिसिएशन हाई रेट के मुताबिक तो नहीं होता, इसलिए बी एंड सी जो है वो होगा, क्योंकि यहाँ पे बताया कि डिक्रीज़ होता है, वो रिमेन सेम, वो सेम रहता है। तो ये सेम रहना जो है वो नुकसान में है, क्योंकि सेम रहने की वजह से हमारे पास जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू सही तरह से कैलकुलेट नहीं होती। उसके बाद हमारे पास है अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की बात हो रही है। इज़ मेथड डेप्रिसिएशन इज़ ऑलवेज चेंज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, बुक वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू। तो यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि हमारे पास जो अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है उसके मुताबिक कौन सी जो डेप्रिसिएशन जो है वो चेंज होती है, तो वो बुक वैल्यू के मुताबिक होती है, ठीक है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इज़ ऑल्सो नोन एज, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के और कौन कौन से नाम हैं? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू, बुक वैल्यू, तो तीनों इसके नाम है, इसलिए ऑल ऑफ अबव इसका आंसर ठीक होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सपोज कॉस्ट ऑफ एन एसेट 1000, rate depreciation 10%, then the book value of an asset of 2 years। जब 2 साल गुजर जाएंगे तो इसकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी रह जाएगी, तो उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो किस तरह से होगा कि हम जो है वो डेप्रिसिएशन निकालते हैं इसकी 10% डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा। 100 को माइनस किया 1000 से तो 900 आ गया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, फिर 900 का 10% लेना है, 290 आ जाएगा। उसको मज़ीद हम लोग जो है वो 900 से माइनस करें तो 810 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो 810 जो है वो ये हमारा आंसर यहाँ पे बताया हुआ, जो कि बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद है द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन ग्रेजुअली। अब यहाँ पे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है, कांस्टेंट रहता है, नो चेंज, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन जो होती है आहिस्ता आहिस्ता डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के मुताबिक डिक्रीज़ होती है, ठीक है। कि देखें पहले हमने जब कैलकुलेट किया, हम इसी की एग्जांपल ले लेते हैं। पहले साल की डेप्रिसिएशन निकाली हमने तो हमारे पास 100 आई थी, फिर हमने दूसरे साल की जब डेप्रिसिएशन निकाली तो हमारे पास 90 आ गई। अब वैल्यू पहले से क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, तो इसलिए इसका आंसर डिक्रीज़ वाला ठीक होगा। उसके बाद है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इज़ सूटेबल फॉर दोज एसेट विच हैव लॉन्ग लाइफ, शॉर्ट लाइफ, एवरेज लाइफ, टेम्परेरी लाइफ। यानी लॉन्ग लाइफ से मुराद की जिसकी ज़्यादा ज़िंदगी है, शॉर्ट लाइफ की कम ज़िंदगी है, एवरेज जिसकी नॉर्मल है, या टेम्परेरी जिनकी थोड़ी देर के लिए, यानी कि टेम्परेरी मतलब आर्जी तौर पर जिसकी लाइफ है। तो हम कह सकते हैं कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जो है वो लॉन्ग लाइफ पे डिपेंड होता है, क्योंकि हर साल जो है एसेट डिक्रीज़ होता है ये वैल्यूज़ के मुताबिक, ठीक है। तो इसके लिए फिर लॉन्ग लाइफ जो है वो लॉन्ग लाइफ वाले एसेट जो कि बहुत ज़्यादा अर्से तक चले, जैसे कि हम कह सकते हैं कि गाड़ी हो सकती है, या रेफ्रिजरेटर हो सकता है, या बेड्स यानी फर्नीचर वगैरह जो है वो इसमें जो है वो कैलकुलेट हो सकते हैं। विच वन ऑफ द डिमेरिट, अब आगे इसके नुकसान की बात हो रही है कि इसका कौन कौन सा डिमेरिट यानी कि नुकसान क्या हो सकता है। इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू रिटर्न ऑफ एन एसेट अप्रॉक्सीमेटली नील, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ हाई, ए एंड बी एंड नन ऑफ अबव। तो इसमें उन्होंने पूछा है कि जो इसका नुकसान क्या है, तो इसका नुकसान ये होगा कि ये लॉन्ग रन चलती रहती है, क्योंकि जब तक इसकी वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता कम नहीं होती जाएगी। अब देखिए हम इसी क्वेश्चन की एग्जांपल लेते हैं कि पहले साल हमारे पास 90 आ गया, ठीक है, फिर 110, फिर 110 का जो है वो हम लोग लेंगे 10%, ठीक है, तो वो मज़ीद कम हो जाएगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता यानी कि नील ज़ीरो होने में बहुत टाइम लगा देगी, यानी एसेट जो है वो कैलकुलेट होता रहेगा और ज़ीरो होने में बहुत टाइम लगाएगा, जिसकी वजह से जो है वो आंसर सही नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन रेट इसके ऊपर हाई होता है।
यानी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन ज़्यादा लिया जाता है, क्योंकि नील बहुत लेट होता है इसलिए बी ए एंड बी जो है वो इसके दोनों होंगे। यहाँ तक जो हमने मेडिकल कर ली है, सॉरी MCQs कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट MCQs देखेंगे इसके। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।